So student, today we are going to study about the difference between charge and mass. What is the difference between charge and mass? Before starting this topic, I would like to conclude the previous topic that is method of charging. बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वॉइस क्लियरिटी नहीं थी उसमें। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मेथड ऑफ चार्जिंग में ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना था। मेथड ऑफ चार्जिंग में बस आपको ये समझना था कि मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से होते हैं। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फ्रिक्शन, सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और तीसरा होता है आपका कंडक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में हम लोग जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक दूसरे से, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज क्या होता है, अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोम करोगे अपने बालों में, तो उसके बाद में आप जब छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को अट्रैक्ट करोगे तो देखोगे कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो उसमें वो चार्ज कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। सेकेंड टॉपिक था आपका इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता था, इंडक्शन में हम लोग दो बॉडी को चार्ज करते थे बट विदाउट टचिंग ईच अदर। अगर जैसे मान लो ये आपका कोई बॉडी है, पहले वो पॉजिटिवली चार्ज है और हम लोग को एक बॉडी है जो अनचार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे इंसुलेटर मीडियम है। अगर आपका कोई कंडक्टिंग मीडियम होता तो इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मीडियम है इसके बीच में। फिर जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में अब हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज देना है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे देंगे। हम लोग क्या करते थे सेकेंड स्टेप में, इसको बिना हटाए हम लोग क्या करते थे, इसको अर्थ कर देते थे। राइट, इसको जब अर्थ कर देते थे तो क्या होता था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसके पास आता था और इसको न्यूट्रल कर देता था, और जिसकी वजह से इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाता। और फिर हम लोग अर्थिंग को कट कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्प्रेड हो जाएंगे पूरे बॉडी पे, जिसकी वजह से इस बॉडी पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी इंडक्शन में कि हमेशा जो चार्जिंग बॉडी है उसके अपोजिट चार्ज वाला ही इस बॉडी पे अपीयर होगा चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर ये नेगेटिव होता तो अनचार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव आता। क्लियर है। और जितना चार्ज आपका ठीक, ये इंडक्शन हो गया आपका। कंडक्शन क्या था, कंडक्शन में क्या करते थे हम लोग, दो बॉडी, जैसे ये आपकी पहले से चार्ज बॉडी मान लेते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हम लोग ने इसको क्या किया, टच किया दूसरे अनचार्ज बॉडी को। ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। तो होता क्या, जैसे ही टच करेंगे वैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो चार्ज जितना इस पर, अगर मान लो कि क्यू था, तो अब जो चार्ज जिसके ऊपर आफ्टर टचिंग जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो क्यू से कम होगा, उसके बराबर नहीं होगा। यही था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। ये आपके एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। आई होप कि आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास क्या होता है, तो चार्ज और मास हम लोग कॉलम बना लेते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक डिराइव्ड होती है और एक फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, याद करो, 11th में पढ़ाया गया था आप लोग को। यस, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और एक क्या था आपका, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, और एक है आपका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, करंट, सॉरी करंट, हाँ सातवां करंट है आपका, ठीक है। तो दो टाइप की मास पे हम लोग ने यूनिट पढ़ा, क्वांटिटी पढ़ा था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है, डिराइव्ड होता है, तो ये किससे डिराइव्ड होता है, तो ये करंट और टाइम से डिराइव होता है। अगर चार्ज की यूनिट पूछा जाए तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, उसके साथ में एम्पियर इनटू सेकेंड भी होती है, एम्पियर सेकेंड होती है, राइट। नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ये लॉ है। बट मास जो है ये ज़रूरी नहीं कि वो कंजर्व्ड रहे, क्यों, क्योंकि मास जो होता है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू E=mc²। द क्वांटा ऑफ चार्ज, द जो रिस्पॉन्सिबल है चार्ज आने का, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो क्वांटिटी है चार्ज की, वो क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके वजह से ही चार्ज आता है। लेकिन मास कैसे प्रोड्यूस होता है अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मूविंग चार्ज बॉडी, अगर कोई बॉडी मूविंग कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, कोई चार्ज बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बट अगर मूविंग चार्ज बॉडी है तो उसका मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कूलम्स लॉ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और जो एग्ज़ाम में पूछता भी है। स्टूडेंट्स, इसको जिसने समझ लिया अच्छे से वो आराम से आपका इस टॉपिक से न्यूमेरिकल जो भी आएंगे वो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्क्रीन पूरी दिख रही होगी। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, अब आपको ये पूरी स्क्रीन दिख रही है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? सो कूलम्स लॉ, कूलम्स इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, राइट। So Coulomb's law states that whenever there is a charge, there is a two charges, either opposite charge or similar charge, they will attract or they will repel each other. That means there is an electrostatic force of attraction between the two static point इलेक्ट्रिक चार्जेस। अट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे रिपल्शन भी हो सकता है, तो इस डेफिनेशन में आप रिपल्शन भी लिख लीजिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, उसके साथ में आपको ये ज़रूर लिखना है एक्ट्स एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, क्या इस डायरेक्शन में लगाएगा, नहीं, ये रॉन्ग है। क्या इस डायरेक्शन में लगाएगा, नहीं, इस डायरेक्शन में भी नहीं लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दोनों की जो लाइन जोड़ेगी स्ट्रेट लाइन जो जोड़ेगी उसी के अलोंग लगेगा। या तो ये रिपल्शन होगा या तो ये अट्रैक्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ दिस टू चार्जेस। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो आपको दो बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट आप कैसे करोगे, एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये पूरा आपका स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट। अब अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करें तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि Q1 Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं और जो कि सेपरेट किए गए हैं बाय डिस्टेंस r, और F क्या है, F उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लोग ने पढ़ा कि स्टेटमेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली मतलब 1 में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है r क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे K क्या है आपका, K इज अ कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, कूलम्स कांस्टेंट,
या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ से k क्या है, k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, नया चीज़ है आपके लिए। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। और फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम। k की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो k की वैल्यू आपको याद रखना है 9×10⁹ और यूनिट अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। क्या ये आपको याद रखना है, तो आंसर है यस, ये आपको याद रखना है। और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है, इसका कूलम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर नीचे हो न्यूटन नीचे हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ये आपको इसकी डायमेंशन लिखने के लिए आता है, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका डायमेंशन लिखेंगे। राइट द डायमेंशंस ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायमेंशन आप लिख के मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। आगे हम लोग बढ़े तो जो कूलम्स लॉ है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर विजिबल हो सभी को। आई होप कि अब ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको पूछता है। तो आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी होगी, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो क्या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का जो ओरिजिन से पोजीशन होता है जो बताता है उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हम लोग ने R1। यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हम लोग ने R2। राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा वेक्टर है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद आ रहा होगा आपको, क्लास 11 में पढ़ाया गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके 2 तक। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ है, 2 से लेके 1 तक। जैसे यूज़ आएगा हम लोग इसका यूज़ करेंगे ना। अगर ये दो चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये लाइन जॉइन हो रहा है, उसके अलोंग लगेगा, दो चार्जेस के अलोंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा F21। अब ये F21 का मतलब क्या है, तो F21 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। वैसे F12 का मतलब आप बताइए क्या होगा, तो F12 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो F21 फोर्स है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग F21 कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है आपका, वैसे ही रहेगा। अपॉन ये मॉड क्या डिनोट करता है, तो मॉड डिनोट करता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि हमारा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो R12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग R12 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसी के अलोंग हम लोग को इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके अलोंग कौन सा है, R12 है, तो इसीलिए हम लोग ने R12 का स्क्वायर किया यहाँ पे। अब ये सब तो अपना आपका मैग्नीट्यूड है। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर बनाने के लिए अब क्या करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। राइट, तो हम लोग ने यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैप से। और कौन सा यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। राइट, वैसे ही F12 क्या हो जाएगा बताओ, तो F12 हो जाएगा K Q1 Q2, यहाँ पे उसको उल्टा कर देंगे, R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जब 1 नंबर में आएगा तो आप इतना लिख दोगे, लेकिन अगर आपका 3 नंबर में आएगा तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स ऑन, बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं।
अब आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर मान लो कि ए का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते थे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ही निकालते थे। तो अगर आपको R12 का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखोगे। तो वही चीज़ इसको मैंने लिख दिया है R12 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अब नीचे देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्क्वायर में, यहाँ पे पावर 1 है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी पावर 3 आ गया और ये चीज़ बच जाएगा आपका, यानी R12 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लास 11th में फिर से जाए तो हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या था कि अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर सेम अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है, अलॉन्ग द सेम क्या बोलते हैं उसको, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट। F21 के लिए, F21 के लिए यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये वेक्टर इसके अलॉन्ग है, ये वेक्टर इसके अलॉन्ग है और ये वेक्टर इसके अलॉन्ग है। तो अगर हम लोग देखें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है, तो R1 प्लस R12 वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे वेक्टर के, यानी R2 वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो R12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि दो वेक्टर अगर है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो उनका जो रिजल्टेंट होता था वो हम लोग कैसे देते थे, बाय कंप्लीटिंग द ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सी वेक्टर बराबर हो जाता था आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे आ जाए ट्रायंगल में, क्योंकि F21 है तो हम लोग R12 वाला लेंगे, जब F12 होगा तो हम लोग ये वाला वेक्टर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। तो अब अगर इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएं तो देखो, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो यहाँ से आपका R12 वेक्टर क्यों कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से R12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 की जगह पे लिख सकते हैं R2 माइनस R1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 11th की चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो अगर 1 2 है यहाँ पे तो 2 1 हो जाएगा। जैसे आपका 3 4 होगा तो क्या हो जाएगा, R4 माइनस R3। इस तरीके से आप समझ लीजिए, हमेशा वेक्टर को हम लोग अपोजिट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो R12 वेक्टर के जगह पे हम लोग ने क्या लिख दिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। वैसे ही हम लोग सिमिलरली F12 वेक्टर को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो F12 वेक्टर हो जाएगा आपका KQ1 Q2 अपॉन R21, यही वाला है यहाँ पे। और इस यूनिट वेक्टर पे हम लोग लिख देंगे उसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, क्योंकि ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 कर दिए यहाँ पे। और R21 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 आ गया आपका। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ KQ1 Q2 अपॉन, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसको मैं R2 पहले लिख सकता हूँ, R1 बाद में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप 1 माइनस 2 करो या फिर -2 माइनस 1 करो, दोनों का जब मॉड लोगे तो हमेशा प्लस ही आता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस मैंने आगे लिख दिया। अब देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, ये देखो 2 1 है, 2 1 है, क्यूब है, क्यूब है, 2 माइनस 2 वेक्टर माइनस 1 वेक्टर है, यानी ये इसी के बराबर है, यानी और ये किसके बराबर है, F21 के। तो ये माइनस ऑफ F21 वेक्टर हो जाएगा, यानी F12 फोर्स जो होता है वो बराबर किसके होता है, माइनस ऑफ F21। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव साइन हमेशा यही डिनोट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमेशा जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, दे एक्ट अपोजिट टू ईच अदर बट देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा आप लोग, और मैं आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूँगा।
और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने क्लास में जो भी क्लास 12th में है, भले ही किसी और स्कूल में भी पढ़ रहे हो, उन लोगों को भी बताइए इस चीज़ों को। और कहिए कि सर बहुत सर हमारे पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको स्नैपशॉट आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए मैं असाइनमेंट भी तैयार कर रहा हूँ, उस असाइनमेंट को आप मुझे सॉल्व करके आप मुझे ईमेल कर देंगे, राइट। देखिए, अगर हम स्कूल आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो आपको भी उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ताली जो होती है दोनों हाथ से बजती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हमारे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो घर पे रहिए, आराम से रहिए, टाइम यूटिलाइज़ करिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।